नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी दबाव और दहशत की राजनीति करती है। संजय राउत ने कहा कांग्रेस की यही हालत कांग्रेस की हुई और कांग्रेस हार गई थी, अब वही काम बीजेपी कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि एकनाथ शिंदे बहुत जल्द सीएम पद से हट जाएंगे और अजीत पवार बहुत जल्द सीएम बनेंगे। उन्होंने और दावा किया है, उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जल्द ही सीएम पद से हटेंगे और अजीत पवार सीएम बनते हुए महाराष्ट्र में दिखाई देंगे। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक हैं वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कहते हैं कि सियासत मौके का खेल है और जो मौकों को भुला लेता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। रविवार को महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार बड़े खिलाड़ी के तौर पर साबित हुए। लंबे समय से चली आ रही अटकलों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया। बीजेपी के साथ उनका जो राजनीतिक रिश्ता बना है उसके लिए उन्होंने पारिवारिक रिश्ते की बलि चढ़ा दी। लेकिन ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। ना तो अजीत पवार के दिल में बीजेपी के लिए अचानक से कोई प्यार उमड़ा और ना ही बीजेपी ने एक रात में इतना बड़ा गेम खेल दिया, बल्कि इसके पीछे तो शुद्ध राजनीति है जिसकी नींव 1 महीने पहले से पड़ने लगी थी। एबीपी न्यूज आपको आज इसी सियासी उठापटक का पूरा बैकग्राउंड समझाएगा। हम आपको बताएंगे कैसे मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद तक इस सियासी एपिसोड की पटकथा लिखी गई और कौन कौन सियासी महारथी इसमें शामिल हुए। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर की गुमनाम स्टोरी। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक धडकथन करतो की कहां हुई सीक्रेट मीटिंग, किस नेता की क्या थी भूमिका। अजित पवार को जोड़ने का क्या है अहमदाबाद सेतु। श्रवण चंद्रकांत भूसवड़ कौन सी थी वो मीटिंग जिसमें हो गई पूरी सेटिंग। महाराष्ट्र में एनसीपी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस की जमीनी पड़ताल। महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे की इनसाइड स्टोरी। और देखिए, ऐसा नहीं था कि अजीत पवार ने ये सियासी जादू सिर्फ एक दिन में कर दिया, बल्कि उन्हें तो शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। चुनौती ये भी थी कि इस ऑपरेशन का पता विरोधियों को ना चल पाए और इसके लिए उन्होंने कभी अहमदाबाद का दौरा किया तो कभी मुंबई में सीक्रेट मुलाकातें की। लेकिन आज एबीपी न्यूज आपको बताएगा पिछले 1 महीने में इस महाबदलाव की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई। दिल्ली से लेकर के मुंबई तक किन बड़े नेताओं ने इस ऑपरेशन को सफल बनाया, पूरी रिपोर्ट आपके लिए। महाराष्ट्र में रविवार की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। छुट्टी का दिन था तो सबकी अपनी अपनी प्लानिंग थी। लेकिन शाम होते होते महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल गया। कल तक जो अजीत पवार विपक्ष के नेता के रूप में थे वो अब डेप्यूटी सीएम हैं। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात कि शरद पवार के सियासी भविष्य के सामने उन्होंने एक नई लकीर खींची। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक धडकथन करतो की ये तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा विस्फोट है, जिसने न सिर्फ बीजेपी का जोश हाई कर दिया
बल्कि शरद पवार के सियासी भविष्य को समेट कर रख दिया। अजीत पवार के गुट का दावा है कि एनसीपी के 40 विधायकों का अजीत पवार को समर्थन है। अजीत पवार के छाते के नीचे ये 40 विधायक कैसे आए और इन विधायकों ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ क्यों मोर्चा खोला, ये कहानी कोई आज की नहीं है या अचानक नहीं हुई। इसके पीछे लंबी कहानी है, ये लंबी राजनीति और मंजी हुई सियासत है। और सियासत ऐसी जिसकी ना तो किसी को खबर लगी और ना ही किसी को संभलने का मौका मिला। महाराष्ट्र में हुए महाबदलाव का एक सिरा दिल्ली की सियासी जमीन से जुड़ता है, क्योंकि 29 जून को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली दौरे पर थे। कहने को तो एक साधारण दौरा था, लेकिन यहीं पर गृह मंत्री अमित शाह से हुई उनकी मुलाकात ने 2 जुलाई की पटकथा लिख दी। दिल्ली में 29 जून की रात एक ऐसी पिक्चर रिलीज करने की तैयारी चल रही थी जो महाराष्ट्र में तूफान लाने वाली थी। हलचल तो काफी दिनों से थी, लेकिन उस हलचल के पीछे की कहानी कुछ और ही बताई जा रही थी। तब ये खबर उठी थी कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार पर मंथन चल रहा है, लेकिन तब इस मुलाकात की कहानी कुछ और ही थी। हालांकि इस मुलाकात के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी वहां मौजूद थे, लेकिन तब ये किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी महाराष्ट्र में ऑपरेशन पवार पर काम कर रही है। ये ऑपरेशन अब तक के सबसे सीक्रेट ऑपरेशंस में से एक था। ये सियासत में बदलाव की ऐसी आंधी थी जो एक झटके में बहुत कुछ उड़ा ले गई। दिल्ली में भले ही 29 जून को सब कुछ तय हो गया था, लेकिन महाराष्ट्र के इस बदलाव की खबर चुनिंदा लोगों को ही थी। अजित पवार और बीजेपी की ये प्लानिंग इतनी सीक्रेट थी कि किसी को भी कानो खान इस खबर के बारे में भनक तक नहीं लगी। जिसके बाद मुंबई और दिल्ली में क्या सियासी खिचड़ी पकड़ी है, आधी रात तक ये इसका अंदाजा शरद पवार तक नहीं लगा पाए और उनके सामने ऐसी परिस्थिति सामने खड़ी हो गई जिसके बाद इस परिस्थिति से उभरने के लिए उन्हें लंबा समय लग सकता है। यानी महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, ये सब कुछ दिल्ली में तय हो चुका था। बीजेपी और अजीत पवार का यह प्लान एक दिन में तय नहीं हुआ, बल्कि इसे सफल बनाने के लिए पिछले 1 महीने से मंथन चल रहा था। बीजेपी हाईकमान ने इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए कुछ चुनिंदा नेताओं को ही शामिल किया था, जिसमें से मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी शामिल थे। आशीष शेलार वही नेता हैं जो दिल्ली और मुंबई के बीच में संवाद सेतु बने हुए थे। वो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे और बीजेपी हाईकमान से अजीत पवार की बातचीत करा रहे थे। ये मामला दिल्ली से मुंबई और मुंबई से दिल्ली तक शिफ्ट होता रहा और खास बात यह रही कि इस मामले में इस पूरी जानकारी के लीक होने के डर से कुछ खास नेता ही थे जिसको इस बारे में जानकारी। शरद पवार महाराष्ट्र की सियासत के सूरमा कहे जाते हैं, लेकिन इस एक घटना ने उन्हें परेशान और बेचैन कर दिया है। सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ही नहीं, अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के पीछे अहमदाबाद में हुई मीटिंग को भी काफी अहम बताया जा रहा है। और यह मीटिंग हुई थी 20 जून को, यानी कि अब से करीब 2 हफ्ते पहले। बताया जाता है कि अहमदाबाद में बीजेपी के एक बड़ी नेता से अजीत पवार की मीटिंग हुई और उसी मीटिंग में यह तय हो गया था कि जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में एक बड़ा सियासी विस्फोट करना है। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार एक झटके में जाकर शिंदे सरकार में जाकर शामिल हो गए। इसके पीछे अजीत पवार को काफ़ी मेहनत मशक्कत भी करनी पड़ी। एक एक विधायक को भरोसे में लेना पड़ा, मंत्री पद का बंटवारा भी तय करना पड़ा और उसके बाद जाकर महाराष्ट्र के महाबदलाव का इस एपिसोड को लिखा गया। इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए अजीत पवार ने दिन रात एक कर दिया। कुछ मीटिंग्स के बारे में जानकारी सामने आई तो कुछ मीटिंग ऐसी भी थी जो अब तक गुमनाम है। 20 जून को अहमदाबाद में हुई मीटिंग के बाद ही अजीत पवार काम पर लग गए। फिर उसके बाद उन्होंने 40 विधायकों का समर्थन जुटाया और समर्थन जुटते ही उन्होंने भाजपा को हरी झंडी दी, जिसके बाद 29 जून को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली आने को बुलावा गया। यानी भाजपा का जो ऑपरेशन था इतना सीक्रेट था कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं को भी इसकी भनक नहीं थी। कभी मुंबई तो कभी दिल्ली। एनसीपी के खिलाफ ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए मुलाकातों का जो दौर चला उसने बता दिया कि सियासत में सीक्रेट प्लानिंग कैसे तैयार की जाती है। दिल्ली में अमित शाह
और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मुंबई वापस लौटे तो उनकी एक बार फिर मुलाकात अजीत पवार से किसी अज्ञात जगह पर हुई और उसी बैठक में यह तय हो गया था कि कैसे महाराष्ट्र में इस सियासी धमाके का ऐलान करना है। बीजेपी जिस तरह से इस मिशन को आगे बढ़ा रही थी उसी तरीके से इसका समापन भी किया। हर नेता अपने काम में बिजी था, व्यस्त था। गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में अपना दल एस के कार्यक्रम में बिजी थे। उन्होंने यहां तनिक भी इशारा नहीं किया कि महाराष्ट्र में कोई इतना बड़ा पावर गेम होने जा रहा है। सब कुछ सामान्य था, हर कोई अपने काम में व्यस्त था और तभी आई 2 जुलाई की तारीख जिसने महाराष्ट्र को सियासत के केंद्र बिंदु में ला दिया। रविवार को जब अजीत पवार के घर पर विधायकों की बैठक बुलाई गई तब इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। तब यही खबर सामने निकल कर आ रही थी कि अजीत पवार प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर अड़ गए हैं, लेकिन अंदर सब कुछ तय हो चुका था। इस प्लान का खुलासा तब जाकर हुआ जब अजित पवार विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और सरकार में शामिल होने की खबर पर तब मुहर लगी जब सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद राजभवन पहुंचे। कुछ ही देर में पत्रकारों को एंट्री दे दी गई और वहां पर जो नजारा कैमरा में कैद हुआ उससे सियासी सस्पेंस से पर्दा उठ गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करवा दें। भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार आज बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। पवार पुणे से निकल चुके हैं और बस कुछ ही देर में सतारा पहुंचने वाले हैं। सतारा में शरद पवार एक रैली को संबोधित करते हुए आपको दिखाई देंगे और इससे पहले शरद पवार के पुणे वाले घर पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। सतारा जाते वक्त रास्ते में भी शरद पवार का कई जगह पर स्वागत सम्मान किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं शरद पवार। अजीत पवार ने जो बगावत की उसके बाद अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में हैं। पवार पुणे से निकल चुके हैं, जानकारी है, और कुछ ही देर के बाद सतारा पहुंचने वाले हैं शरद पवार और वहां पर एक रैली को संबोधित करते हुए आपको दिखाई देंगे। अजीत पवार की बगावत के बाद अपने सभा के दौरान क्या कुछ बड़ी बातें कहते हैं शरद पवार, ये बहुत अहम होगा। इससे पहले शरद पवार के पुणे वाले घर पर सुबह से ही कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे थे। सतारा जाते वक्त भी ये कहा जा रहा है कि रास्ते रास्ते पर जहां पर भी शरद पवार पहुंच रहे हैं वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। भतीजे की बगावत, चाचा का शक्ति प्रदर्शन, 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। जब पुणे से निकले शरद पवार उस वक्त की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में उनके साथ में कार्यकर्ता और जगह जगह पर उनका स्वागत सम्मान होता हुआ ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरें महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई और बहुत इंपॉर्टेंट है आज के पूरे दिन को लेकर। और मेरे साथी मृत्युंजय जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वो शरद पवार का काफिला जहां से आगे बढ़ रहा है, मेरे साथी मृत्युंजय उसी को फॉलो कर रहे हैं। मृत्युंजय, अभी क्या जानकारी है, कहां पर पहुंचा हुआ है शरद पवार का काफिला? और ये कहा जा रहा है कि जहां से वो गुजर रहे हैं वहां पर बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनका स्वागत सम्मान कर रहे हैं। मृत्युंजय जी, क्योंकि शरद पवार सुबह 8 बजे तय समय के मुताबिक पुणे अपने घर से निकल चुके हैं और सातारा जिले में दाखिल हो चुके हैं। हम उनके काफिले के साथ ही हैं और मेरे ठीक गाड़ी के आगे कैमरामैन कृष्णा आगे की तस्वीर दिखाई है। जितनी गाड़ियों का काफिला दिख रहा है या तो ये शरद पवार का काफिला है, उनके कार्यकर्ताओं का काफिला है और पुलिसकर्मियों का काफिला है और मीडिया कर्मियों का काफिला है। लगभग 70 से 80 गाड़ियां सिर्फ इस 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो आप इससे कल्पना कर लीजिए कि उनके साथ साथ बहुत सारे कार्यकर्ता कराड़ की दिशा में चल रहे हैं। हम सातारा जिले में दाखिल हो चुके हैं, इस समय सातारा घाट से गुजर रहे हैं और घाट पर आप देखिए मोड़ पर भी तमाम जो काफिला है उसके साथ में कार्यकर्ताओं का हुजूम बढ़ते चले जा रहा है। अब तक 5 जगह पुणे से निकलने के बाद अब तक 5 जगह पर शरद पवार रुके। जहां चौक चौराहे थे वहां पर रुके, वहां पर उनके जो कार्यकर्ता थे उनको अभिवादन करना चाहते थे, अपना समर्थन जाहिर करना चाहते थे। इसलिए शरद पवार अपनी गाड़ी से भी उतरे, हाथ मिलाया लोगों से, लोगों को धन्यवाद कहा, अभिवादन स्वीकार किया। कार्यकर्ता लगातार नारे लगा रहे थे। कुछ जगहों पर तो डीजे और बड़े बड़े फूल मालाओं के साथ कार्यकर्ता सुबह से इंतजार कर रहे थे। उन्हें पता था कि इसी रास्ते से होकर शरद पवार कराड़ की दिशा में जाएंगे, तो कार्यकर्ता पहले से तैयार थे और अब तक 5 जगहों पर शरद पवार रुके हुए हैं। आपको बता दें कि जिस गाड़ी में वो बैठे हुए हैं उस गाड़ी के आगे की सीट पर रोहित पवार, जो कि उनके पोते लगते हैं,
रोहित पवार विधायक हैं वो बैठे हुए थे और पीछे शरद पवार बैठे हुए थे। बाद में एक जगह पर गाड़ी बदल कर दूसरे एनसीपी के वरिष्ठ नेता है वो गाड़ी में बैठे और रोहित पवार दूसरी गाड़ी में गए और लगातार काफिला जो है वो कराड़ की दिशा में बढ़ते चले जा रहा है। 11 बजे का समय है और तय समय के मुताबिक ही लगता है कि शरद पवार पहुंचेंगे और जो वाईबी चौहान मेमोरियल है, स्मारक है यशवंतराव चौहान का, जो कि शरद पवार के राजनीतिक गुरु है, शरद पवार के राजनीतिक गुरु के स्मारक पर जाकर माथा टेकेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और वही यशवंतराव चौहान है जिन्होंने शरद पवार को राजनीति के गुर सिखाए और अपने गुरु के स्मारक पर जाकर वो श्रद्धांजलि देंगे। और फिर 2 कार्यक्रम है उनका, एक कराड़ में ही है और दूसरा है सातारा में। 2 कार्यक्रमों में वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहां पर अभिवादन करेंगे। निश्चित तौर पर जो कल कुछ घटनाक्रम हुआ उसी के संबंध में बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। मृत्युंजय, और जिस तरीके से अजीत पवार ये दावा ठोक रहे हैं मृत्युंजय, वो कह रहे हैं कि उनके पास तो समर्थन है 40 विधायकों का। अब यहाँ पर कितने विधायक शरद पवार के साथ दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो 2 कार्यक्रम आप बता रहे हैं वहां पर कितने बड़े नेता या फिर कितने विधायक शामिल होंगे, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, ये जो आंकड़ों की बात है तो ये अब तक आधिकारिक तौर पर तो हमें सिर्फ इतना कहना चाहिए कि 9 जो लोग मंत्री पद का शपथ लिए हुए हैं वो अजीत पवार के साथ हैं। बाकी की स्थिति स्पष्ट नहीं है क्योंकि बाकी दोनों कह रहे हैं कि अजीत पवार हमारे नेता हैं लेकिन शरद पवार हमारे आदर्श हैं, शरद पवार हमारे गुरु हैं। तो ऐसे पर जब प्रफुल्ल पटेल जो खुद अजीत पवार के साथ गए वो कहते हैं शरद पवार हमारे नेता हैं, अजीत पवार भी कहते हैं शरद पवार हमारे नेता हैं, तो कौन किसके साथ है ये स्थिति स्पष्ट अभी तक नहीं हुई है और आने वाले 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट होगी। मैं तस्वीरें आपको लाइव दिखाना चाहूंगा बाहर की, क्योंकि बाहर देखिए किस प्रकार से ढोल बाजे के साथ में उनका अभिवादन हो रहा है। कृष्णा खापरे तस्वीरें दिखाएं। देखिए, यही मैं तस्वीरें आपको बता रहा था कि जगह जगह पर कार्यकर्ता जो है वो रुककर उनका स्वागत कर रहे हैं और शरद पवार भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए, अपनी गाड़ी से उतरे हुए हैं शरद पवार और आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता अपना फूल मालाओं के साथ में आगे पहुंचे हुए हैं। पटाखेबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है अपना समर्थन जाहिर करने के लिए। और ये देखिए, शरद पवार अपनी गाड़ी से उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और एक ही आवाज कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की एक ही आवाज है, वो है शरद पवार की आवाज, शरद पवार की आवाज। ये देखिए, शरद पवार का अभिवादन किस प्रकार से कर रहे हैं, फूल माला के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, शाल लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और एक बार हाथ मिला ले, एक बार दर्शन कर ले, एक बार अपनी भावना व्यक्त कर दे, यही कार्यकर्ताओं की भावना है। ये पुणे से कराड़ के बीच में 6वां ये स्पॉट है, 6वीं जगह। इसी प्रकार से हमने तस्वीर देखी कि जहाँ पर पटाखे फोड़कर डीजे बजाकर स्वागत किया गया और ये देखिए फिर से एक बार शरद पवार का काफिला आगे बढ़ रहा है और कराड़ की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से काफिला आगे निकल रहा है और यही तस्वीर हम लगातार देखें, सुबह से ही 8 बजे से ही निकले हुए थे और 8 बजे से ही ये तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पीछे लगातार शरद पवार के साथ है। तमाम गाड़ियों को आप देख सकते हैं कि लगातार जो गाड़ियां हैं वो काफिले के साथ बढ़ती चली जा रही हैं और ये आप देख सकते हैं तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बहुत सारे स्थानीय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं और ये कम से कम 80 से 90 और संख्या बढ़ती चली जा रही है। गाड़ियों की संख्या है जो यहाँ आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की संख्या है जो कि लोगों को गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जो कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से ये काफिला आगे बढ़ते ही चले जा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि शरद पवार अभी भी सर्वमान्य नेता है एनसीपी के और एनसीपी के कार्यकर्ताओं नेताओं के दिलों में वो बसते हैं। तो जो ये आंकड़ा है कि आखिरकार किसके पक्ष में आंकड़ा है, नेता किसके साथ है या एमएलए एमपी किसके साथ है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। अभी कुछ भी कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि आप पहले भी हम देख चुके हैं कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। ये कहावत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र की राजनीति में। और ऐसे पर शरद पवार किस उनके साथ कौन कौन है और किस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। हमने तस्वीरें आपको दिखाई किस प्रकार से शरद पवार के पीछे सारा खेल है वो आंकड़ों का ही है, सारा जो खेल है वो आंकड़ों का है और आंकड़े किसके साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इसको लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ होनी बाकी है। लेकिन शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सुबह 8 बजे निकले हैं घर से और वो सतारा जाएंगे, वहां पर एक सभा करेंगे। सभा में कितनी संख्या में भीड़ जुटती है और वहां से क्या कुछ बातें कहते हैं शरद पवार, इस पर लगातार नजर है। और मृत्युंजय आप भी लगातार बने रहे। भतीजे अजीत पवार की बगावत के बाद एनसीपी चीफ शरद
पवार शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि शरद पवार सतारा पहुंच गए हैं। अपने लंबे काफिले के साथ शरद पवार सतारा पहुंच चुके हैं और यहां पर एक बड़ी रैली वो करने वाले हैं। रैली को संबोधित करेंगे और इससे पहले शरद पवार के पुणे वाले घर पर सुबह से आपने देखा किस तरीके से कार्यकर्ता पहुंचे, वहां पर जमावड़ा कार्यकर्ताओं का लगा। ये काफिला आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों का काफिला शरद पवार के साथ आगे बढ़ता हुआ और जहां जहां ये काफिला पहुंच रहा है, जहां जहां से काफिला आगे गुजर रहा है, वहां पर और गाड़ियों की भीड़ इसमें जुटती जा रही है, गाड़ियां इसमें जुटती जा रही हैं और भीड़ और बढ़ती जा रही है। ये काफिला और बड़ा होता जा रहा है। सतारा पहुंच चुके हैं, खबर है। वहां पर एक सभा उनको करना है, सभा को संबोधित करेंगे। भतीजे की बगावत के बाद क्या कुछ कहेंगे सभा के दौरान शरद पवार, इस पर लगातार नजर। ये दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक काफिले की तस्वीर और दूसरी तस्वीर शरद पवार का स्वागत किस तरीके से हो रहा है, सम्मान किस तरीके से हो रहा है अलग अलग हिस्सों में।